हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है और जब भी कोई आपकी ब्लड वेसल्स की इंजरी होकर वो ब्रेक होती है, वहाँ पे ब्रेकेज होता है, तो किस तरह से वो प्रोसेस होती है कि जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को काफ़ी आसान भाषा में समझेंगे ये वीडियो लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर भी आपको ऐप मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे अच्छे से समझिए ब्लड क्लॉटिंग को। तो ब्लड क्लॉटिंग कि जिसको कहा जाता है कोएगुलेशन भी, तो ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन, तो ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि जो क्या करती है, प्रिवेंट करवाती है। कौन सी चीज़ को प्रिवेंट करवाती है? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल इज़ इंजर, कि जब आपकी ब्लड वेसल्स इंजर होती है, वहाँ पे कोई ब्रेकेज होता है या फिर डैमेज होती है। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप के जो है वो सेल होते हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड सेल्स की जो हम बात करें तो एक जो सेल है वो है आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। दूसरा जो सेल है वो है डब्ल्यूबीसी की जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरा दैट इज़ ए प्लेटलेट। तो ये जो प्लेटलेट्स है उसका जो आपको फंक्शन पता है, तो वो फंक्शन है कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं। आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन उसके साथ होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। एंड डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं कि जो इम्यून सेल्स के रिलेटेड काम करते हैं वाइट ब्लड सेल। तो जब भी किसी जगह पे आपको इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स ब्रेकेज होती है, डैमेज होती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो तुरंत आके जमा हो जाते हैं। कि यहाँ पे देखो कि ये है आपकी ये ब्लड वेसल, कि ये ब्लड वेसल का यहाँ पे हुआ है ये ब्रोकन, कि ये जगह से ये जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक हुई है और उसमें रहे ये जो सेल है वो आपकी बॉडी में से बाहर निकले। मतलब कि जैसे कोई इंजरी होती है तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है, बट कुछ समय के बाद वो ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं कि जिनको कोई डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर्स ऐसे नहीं है ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड, तो उनके बॉडी के अंदर यूजुअली 1 से लेकर 5 मिनट के अंदर ब्लड जो है वो बाहर आना बंद हो जाता है। तो क्लॉटिंग हो जाता है अंदर, कि जिससे ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलता और प्रिवेंट होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट हेल्प करते हैं, एक तो प्लेटलेट्स और दूसरा जो है वो फाइब्रिन। तो प्लेटलेट्स जो है वो सबसे पहले तो नॉर्मल होते हैं, बट वो हो जाते हैं अच्छे से एक्टिवेट। और एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या करते हैं, जो जिस जगह पे ये जो ब्रेकेज हुआ है वहाँ पे इस तरह से आके जमा हो जाते हैं, और जो फाइब्रिन है वो उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, कि जैसे आप देखते हो कि किसी मैस है, फिर किसी थ्रेड्स वगैरह का स्ट्रक्चर है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर उनके ऊपर बना देता है कि जिससे एक प्लग तैयार हो जाता है, क्लोट तैयार होता है, और ये जो क्लोट है वो ब्लीडिंग साइट के ऊपर अच्छे से जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो वहाँ से बाहर आना स्टॉप हो जाता है। और ये जो टाइमिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि हेल्दी पर्सन के लिए होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम, दैट इज़ 1 to 5 मिनट। तो ये प्रोसेस का होना ज़रूरी क्यों है, कि वाई ब्लड क्लॉटिंग इज़ नेसेसरी। तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी है कि जब किसी जगह पे आपको इंजरी होती है, तो इंजरी होगी तो वहाँ से बहुत सारा जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा। तो ब्लड लॉस ना हो और वो प्रिवेंट हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है ये ब्लड क्लॉटिंग का होना। कि देखो यहाँ पे जो क्लॉट हो गया, तो ये क्लॉट ने क्या किया, इस जगह पे एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया कि जो अंदर से जो ब्लड बाहर निकलता था वो अब हो गया है अच्छे से स्टॉप, और उसने प्रिवेंट करवाया ब्लड लॉस को। बिकॉज जो ब्लड लॉस होते हैं
उसके कारण आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब कोई इंजरी हो और इंजरी के बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, उसके लिए ये ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ब्लड क्लोटिंग के जिसको ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं, तो ब्लड क्लोटिंग नॉर्मली अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डैमेज टू ब्लड वेसल। ये प्रोसेस तभी होती है कि जब आपके ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होते हैं। जब तक नॉर्मल होता है तब तक तो अच्छे से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता ही है, बट जैसे ही ये वेसल्स डैमेज होती है तो वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर आना चालू कर देता है। बट कुछ ही समय के बाद वहाँ पे जो है वो इस तरह से प्लेटलेट्स का जो प्लग है वो तैयार हो जाता है और वो प्रिवेंट करवाते हैं ब्लड लॉस को। तो प्लेटलेट्स इमीडिएटली बिगेन्स टू अदर टू द कट एजेस ऑफ द वेसल्स एंड रिलीज द केमिकल टू अट्रैक्ट इवन मोर प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा हुए हैं वो क्या करेंगे, और दूसरे प्लेटलेट्स को वहाँ पे जमा कराएंगे, और उसके कारण क्या होगा, बहुत सारे प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे एंड अपना एक नेटवर्क तैयार करेंगे फाइब्रिन के साथ मिलकर, कि फाइब्रिन उसके ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्टिव मैश तैयार कर देगी कि जिससे वो जो पूरा क्लोट तैयार हो जाए, एक प्लग तैयार हो जाए, और ये जो प्लेटलेट प्लग तैयार होता है वो स्टॉप करेगा आपके ब्लीडिंग को। कि जहाँ पे क्या होगा कि ये रिपेयर हो गया, कि जैसे कोई पंचर होती है ब्लड वेसल, कि जो पंचर हुआ ये पंचर यहाँ पे हो गया है रिपेयर, और ये रिपेयर करने में दो चीज़ों ने हेल्प की, एक आपके प्लेटलेट्स ने और दूसरा फाइब्रिन ने। तो ब्लड क्लोटिंग जो है उसमें प्रोसेस क्या हुए सिंपली, तो जो आपका ब्लड था वो लिक्विड फॉर्म में था और वो लिक्विड फॉर्म से वो कन्वर्ट हुआ जेल मतलब कि सेमी सॉलिड के अंदर, कि कुछ समय के बाद ब्लड जो है वो सेमी सॉलिड मास के अंदर कन्वर्ट होता है लिक्विड में से। तो यही प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लोटिंग। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कोई फैक्टर है तो दैट आर कि कोएगुलेशन फैक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की इम्पोर्टेंस है, कि जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है उसी तरह से ब्लड क्लोटिंग के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, और तीसरा कंपोनेंट दैट इज़ ए फॉस्फोलिपिड। तो ये तीन जो है वो ब्लड क्लोटिंग के मैकेनिज्म के अंदर आपको हेल्प करते हैं। तो अब आपके माइंड में ये होगा कि ये फाइब्रिन क्या है। तो फाइब्रिन सिंपली एक प्रोटीन ही है, कि जो एक टाइप का फाइब्रस प्रोटीन हम कह सकते हैं, थ्रेड जैसा प्रोटीन कह सकते हैं, एंड नॉन ग्लोब्यूलर है। किस तरह से कि ये जो मैं यहाँ पे ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसे जो थ्रेड्स है, तो ऐसे थ्रेड्स जैसा ये प्रोटीन है कि जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन। तो देखो इस तरह से ये जो अपनी मैश तैयार करके देता है, तो उसके अंदर ये जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स वगैरह है, वो उसके अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये देखो ये आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स है, वो उसके अंदर अच्छे से हो जाते हैं स्टक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो अपनी जगह से अब हिलेंगे नहीं और एक अच्छा क्लोट तैयार कर देंगे कि जहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हुआ है। तो इस तरह से ये जो फाइब्रिन के जो थ्रेड्स तैयार होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो अब समझिए फाइब्रिन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि फाइब्रिन जो किस तरह से बनता है, तो फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनता है, कि फाइब्रिनोजन जो है उसमें से तैयार होता है फाइब्रिन, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटीज एंजाइम थ्रोम्बिन की, कि थ्रोम्बिन प्रेजेंस होगा तो ही फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनेगा। तो ये एक आगे मैकेनिज्म में स्टेप आएगा कि फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन कैसे तैयार होता है, तो उस वक्त हेल्प करता है ये प्रोटीज एंजाइम थ्रोम्बिन। अब जो एक फाइब्रिन तैयार हुआ उसका पॉलीमराइजेशन होगा, तो एक में से दो, दो में से चार, ऐसे बहुत सारे पॉलीमराइज फाइब्रिन तैयार होंगे और वो अपना एक नेटवर्क तैयार कर देंगे प्लेटलेट्स के साथ में, एंड जो प्लग तैयार होगा, क्लोट तैयार होगा वाउंड साइट के ऊपर, वो प्रिवेंट करवाएगा एक्सटर्नल ब्लीडिंग को। कि जैसे यहाँ पे देखिए कि जो फाइब्रिन का ये जो क्लोट है वो सेम है जैसे कि लैंडस्लाइडिंग के प्रोटेक्शन के लिए ये लोग जो जाली वगैरह लगा देते हैं स्टोन्स के आसपास, तो सेम लाइक दैट कि ये जो आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव
ये जाली यहाँ पे जो लगाई हुई है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक जाल तैयार हो जाता है। जैसे कोई मकड़ी का जाल होता है, उसी तरह से ये एक जाल बना देते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। तो जिससे क्या होता है कि ये जो स्टोन से मिट्टी वगैरह है वहाँ से नीचे रोड पर ना आ जाए, हाईवे पे ना आ जाए। रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं, हाईवेज होते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई लैंड स्लाइडिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप कई बार देते हैं कि जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऐसा एक प्रोटेक्शन तैयार कर देते हैं कि जिससे कोई डैमेज ना हो। उसी तरह से ये देखो, ये आरबीसीज है, उसके अंदर प्लेटलेट से डब्ल्यूबीसीज वगैरह है। वो जो ब्लड वेसल्स ब्रोकन हुए से वहाँ से बाहर निकल ना जाए, अच्छे से वहाँ पे चिपक के रहे, तो उसी के लिए ये जो जाल बन जाता है पूरा फाइब्रिन का, कि ये जो आप देख सकते हैं ये फाइब्रिन का क्लॉट। तो फाइब्रिन क्लॉट को आप इमेजिन कर सकते हैं सेम एज ए लैंड स्लाइडिंग प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सेम लाइक दैट, कि ये जो लैंड स्लाइडिंग प्रोटेक्शन का और ये आपके ब्लड लॉस के प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड लॉस ना हो, वो प्रिवेंट हो, उसका प्रोटेक्शन हो, इसलिए फाइब्रिन ने अपना एक थ्रेड जैसा तैयार करके एक जाल गूंथ दिया कि जिससे प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वहाँ से बाहर ना निकले। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी जो जाल बनाया जाता है कि ये जो स्टोन्स वगैरह है, मिट्टी वगैरह रोड पे ना आ जाए, बाहर ना निकले वहाँ से, इसलिए ये जो पूरा एक लैंड स्लाइडिंग का प्रोटेक्शन का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो एक ज़रूरी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, कि जैसे आप 13 ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सीखते हैं, तो सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यूजुअली क्या है, तो दे आर यूजुअली ये प्रोटीन एंड आयंस, कुछ प्रोटीन से और कुछ आयन से। आयंस के अंदर देखो तो आयोनाइज कैल्शियम है, तो Ca+2 जो हम कहते हैं Ca+2, तो ये कुछ आयन से और साथ ही वो कुछ प्रोटीन से, कि जो हेल्प करते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर। और इनमें से किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी के कारण ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होता। तो जिनको डेफिशिएंसी होती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, उनके अंदर आप देखो तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं होता। तो टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, बट अभी जो है वो 12 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर नंबर 6 की जो अनअसाइन किया गया है उसको रिजेक्ट किया गया है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, तो वो लीवर के अंदर होते हैं। तो ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट है कि क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो लीवर में होता है। उनके सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो विटामिन के। तो विटामिन के समझो कि आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलेटेड डेफिशिएंसी होगी, और वो डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं कि जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, बिकॉज कि विटामिन के का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के अंदर। तो क्लॉटिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसको आपको एक जस्ट अच्छे से समझना हो तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। जैसे कि ये जो कैनाल वगैरह होते हैं इसमें से पानी का जो फ्लो जो है जा रहा है, तो वाटर अच्छे से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, बट कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे ये ब्रेकेज होते हैं किसी भी कारण के कारण। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे तुरंत जो आसपास के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पे पत्थर डालना चालू कर देंगे, किस तरह से स्टोन्स वगैरह डालेंगे, फिर सीमेंट की थैलियों के अंदर मिट्टी या फिर रेत वगैरह डाल के वहाँ पे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह से देखो ये वाटर लॉस ना हो इसलिए ये लोग जमा होके एक यहाँ पे ये पत्थर उन्होंने डाले हैं, सीमेंट की थैलियाँ आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर मिट्टी है या फिर रेत वगैरह डाल के एक क्लोड तैयार कर देते हैं कि जिससे ये वाटर लॉस ना हो। तो यही मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के अंदर भी है कि जब ब्लड वेसल्स ब्रेक होती है तो उसके अंदर रहा जो ब्लड लॉस ना हो, उसलिए जैसे यहाँ पे स्टोन्स और सीमेंट के थैलियों ने काम किया, वही यहाँ पे काम करेंगे ये प्लेटलेट्स और ये फाइब्रिन। तो जहाँ पे इंजरी होती है, रैप्चर होता है आपका ब्लड वेसल,
तो ये उसकी साइट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेसल अराउंड द वाउंड कंस्ट्रिक्ट, इंजरी और डैमेज ऑफ ब्लड वेसल उसका कंस्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कि जिससे ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो, कि ब्लड लॉस जो है वो ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है वहाँ पे। फिर प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे जमा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स बिकम द स्टिकी एंड क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट्स प्लग। अब यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे और प्लेटलेट प्लग तैयार कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये लोग जो है ये पत्थर डाल रहे हैं और उसका एक लेयर तैयार करवा रहे हैं। फिर प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू रिलीज द क्लोटिंग फैक्टर। अब ये जो प्लेटलेट्स थे, डैमेज टिश्यूज थी, उन्होंने क्या किया, क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया एंड क्लोटिंग मैकेनिज्म्स टू फॉर्म द फाइब्रिन। अब ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए वो आगे जाके ये फाइब्रिन को बनने में हेल्प करेंगे और ये फाइब्रिन अपना क्लोट तैयार करवाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा जिससे ब्लड लॉस जो है वो ना हो। तो यही मैकेनिज्म को आपको 3 इजी स्टेप के अंदर समझनी है कि सबसे पहले क्या होता है। तो अब तक जो आपने लेक्चर में समझा उस तरह से आपको पता चल गया कि जब प्लेटलेट्स प्लग तैयार करने तो 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है, वो एक्टिवेट हुए प्लेटलेट्स जिस जगह पे इंजरी हुए वहाँ पे जमा होना। साथों साथ ज़रूरी है फाइब्रिन का, कि जो लास्ट में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है और वो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को उसके अंदर अच्छे से स्टक करवा देता है। उसके अंदर अच्छे से जो जाल बनता है उसके अंदर ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह उसके अंदर फंस के तैयार कर देते हैं ये क्लोट को। तो ये तैयार करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, कि प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन है उसका एक्टिवेटर का जो कॉम्प्लेक्स तैयार होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन की, कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो तैयार होना ज़रूरी है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से तैयार होता है, तो जब इंजर टिश्यू या फिर ब्रोकन प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज़ करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह है एज वेल एज कैल्शियम की मदद से प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म का स्टेप ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार हो कि जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब जब पहले स्टेप के अंदर ये आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप के अंदर ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके अंदर मदद किसने की, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। बिकॉज जब तक ये थ्रोम्बोप्लास्टिन तैयार नहीं होगा तब तक प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज ए फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन तैयार होना। अगर फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन नहीं होता तो ये प्रोसेस आगे होगी ही नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फाइब्रिन तैयार होना फ्रॉम द फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे आप देखिए फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनाना है तो ज़रूरत पड़ती है थ्रोम्बिन की। फिर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन बनाना है तो किसकी ज़रूरत है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की। तो इसीलिए देखो मैकेनिज्म के जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर तैयार होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के बनने में हेल्प करता है। सेकंड, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना वो ये सेकंड स्टेप की जो प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन बनने में हेल्प करेगा। और अब थ्रोम्बिन बन गया तो ये थ्रोम्बिन तीसरे स्टेप में हेल्प करेगा आपके, कि जो फाइब्रिनोजन में से जो आपको फाइब्रिन कन्वर्ट करवाना है तो उसमें ये थ्रोम्बिन जो बना वो हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये पूरे 3 स्टेप के अंदर ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप का ये एक्सप्लेनेशन आप देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, इन दैट ड्यूरिंग द ब्लीडिंग ब्रोकन प्लेटलेट्स एंड इंजर टिश्यू रिलीज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, कि ये जो ब्रोकन टिश्यूज थी एंड ब्रोकन प्लेटलेट्स वगैरह थे उन्होंने क्या रिलीज़ किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को।
अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर्स को, कि इसने क्या कौन से फैक्टर एक्टिवेट किए, कि फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है या फिर फैक्टर 8 को, कि जो जितने भी अलग अलग क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। साथ ही कैल्शियम जो है आयन एक्ट एज ए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेटर का काम कौन करेगा, तो कैल्शियम। तो कैल्शियम की यहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है, कि कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी तो भी ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि भले आपके पास थ्रोम्बोप्लास्टिन तैयार है, साथों साथ उसने क्लोटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेट कर दिए, बट ये कैल्शियम की यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम नहीं होगा तो भी ये प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन तैयार नहीं होगा, बिकॉज कैल्शियम जो है वो है एज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। अब समझो कि ये सब यहाँ पे प्रेजेंस हो गए अच्छे से, तो अब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो सेकंड स्टेप में ये प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, एंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। कि जो प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन था वो इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया, जिसमें हेल्प की ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ने, क्लोटिंग फैक्टर्स ने और ये कैल्शियम में। अब जो हमें फाइब्रिनोजन में से फाइब्रिन बनाना है, तो सभी जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट, हमें जो ज़रूरत है फाइब्रिन वो तैयार हो जाएगा। अब फाइब्रिन क्या करेगा, अपने थ्रेड्स तैयार करेगा, कि ये जो पॉइंट है उसके ऊपर आप खास ध्यान रखिए कि फाइब्रिन के थ्रेड्स तैयार हुए, और ये जो थ्रेड ने क्या किया, एक जाल गूंथ दिया, और ये जो जाल तैयार होता है वो उसके अंदर स्टक करेगा, उसके अंदर फंसेंगे ये ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, और ये जो पूरा क्लोट तैयार होगा, जिससे लंबे समय तक, जब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम एज वेल एज बॉडी की जो हीलिंग सिस्टम जब तक इसको रिपेयर ना करे आगे ब्लड वेसल्स डैमेज को, तब तक ब्लड जो लॉस है, ब्लीडिंग है, उसको ये प्रिवेंट करवाएगा। तो ये जो मैकेनिज़्म का आप समरी भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ये ब्लड वेसल्स डैमेज हुई कि तुरंत क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर की, जो फाइब्रिनोजन की जो सॉल्यूबल था वो इनसॉल्यूबल फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और डेवलपमेंट होते हैं क्लोट का। और ये जो है ये ऐसा इनसॉल्यूबल क्लॉट रहेगा कि जो लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट करवाता है ब्लीडिंग को और प्रिवेंट करवाता है ब्लड लॉस को। तो ये है सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ए ब्लड क्लोटिंग। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स है वो आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगे, एज वेल एज ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।